सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आज देखिए हम लोग लगातार आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय का जो नया राजन सीरीज है 2024 संस्करण, उसको हम लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। और इसमें देखिए हमने आपके जो लघुत्तरी प्रश्न है उसमें प्रश्न संख्या 54 तक डिस्कस कर लिया और इससे पहले बहुविकल्पी अति लघुत्तरी भी पूरा डिस्कस कर लिया है। सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही अच्छे से एक बार अगर आप देख लोगे तो राजन सीरीज में जो गलतियां हैं और जहां कंफ्यूजन है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन मिला लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करते हुए चल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है और आपकी तैयारी एग्जाम के लिए हो रही है। तो इसीलिए अब हम आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जरूर देखिए, इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो कोई भी इंतजार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है कि हाँ क्लास चलेगी इस टाइम, ये वो कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। बस आपको तुरंत लग करके पढ़ाई करना है। पहले से ही सब कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, वहां पे अस्तित्व एकेडमी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा और सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा पाओगे। वहां पे आपको पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और वहां पे आपको बिना एक अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और बिना प्रचार के आप पढ़ पाओगे और कोई अदर चीजें नहीं रहेंगी डिस्ट्रैक्शन के लिए, नोटिफिकेशन, अदर वीडियोस, तो वहां पे अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके लिए लगे हुए हैं। और जहां कहीं भी दिक्कत आए, समस्या आए, आप बताते रहिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग जो है वह इसी तरीके से अच्छे से आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 55 से। प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि एक टंकी 6/8 भाग पानी से भरी हुई है। मतलब कोई एक टंकी है, उसको अगर 8 भागों में आप डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक है, 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसका 6 भाग जो है वह भरा हुआ है और 2 भाग जो है वह खाली है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से 8 भाग है। तो यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है यहां तक और ये 2 भाग खाली है। अब इसके बाद बोल रहा है कि 3/8 भाग पानी खर्च हो जाए, उसमें से 3/5, इस 6/8 में से फिर 3/8 अगर भाग पानी खर्च हो जाए तो टंकी में कितना भाग पानी बचेगा? अब देखिए 3 भाग और इसमें से खर्च कर दीजिए तो बचेगा कितना? 3 भाग और बचेगा, यानी कि 3/8 और बचेगा। ये तो आपने फिगर से देख लिया। और ऐसे अगर आपको निकालना हो 6/8 में से 3/8 आप घटाओगे तो हर तो समान ही है, तो 8 लिख लो और अंश में 6 - 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा, 3/8 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 3/8 भाग पानी बच जाएगा। ठीक, ये समझ गए आप, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 56 है इसके बाद कि एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरे में कितनी चीनी आएगी? बोल रहा है कि 98 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, एक बोरे में चीनी आ रही है माने 98 किलोग्राम। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग भिन्न में तो ये हो जाएगा 98 दूनी 196 और धन 1, 197/2 किलोग्राम। ठीक है, 1.5 किलोग्राम कम, ये हो जाता आपका ये 100 किलोग्राम। अब यहां पे समझिए कि ऐसे अगर 15 बोरे हैं तो कुल कितनी चीनी होगी, यह आपसे पूछ रहा है। तो कुल चीनी का भार अगर हम लोग निकालें, कुल चीनी का भार अगर निकालें
तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही 15 बोरे में कितनी चीनी आएगी, तो ये हो जाएगा 15 गुणे एक बोरे में है 197/2। गुणा कर लीजिए, 197 में गुणा हो जाएगा 15 से, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगा 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल लगा 4, 5 1 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर ये 1 से गुणा करेंगे तो 7 9 और 1, फिर देखिए 5 8 और 7 15 हासिल लगा 1, 9 9 18 19 और 1 हासिल लगा है, तो ये आ जाएगा 2955। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, ये आ गया आपका 2955 और बटे में है 2। और इसको सही में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 4 और उसके बाद 7 और 7 एक और 1/2, इतना 1477 सही 1/2। ये आपका सही में रूप आ जाएगा या फिर भाग दे देंगे तो ये 1477.5 किलोग्राम यह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आपको एक बोरे का किलोग्राम दिया गया था, 15 बोरे का निकालना था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है। एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप में दर्शाई गई है। अब चित्रारेख यहाँ पे बनाया तो गया था लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से दिख नहीं रहा है, तो इसको अब हम यहाँ पे राजन सीरीज है हमारे पास, इससे देख के ही कर लेते हैं। देखिए आपके पास है या नहीं, नहीं देख पा रहे हैं तो इसके लिए तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, चलिए लिख के ही कर लेते हैं। देखिए दिन दिया गया है। अब दिन में क्या आता है आपका, दिन में आपका सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, और शनिवार, ये हो गया, ये दिन आपको दिया गया है। और शिक्षार्थियों की उपस्थिति कैसे दर्शाया गया है, ये दिन दिया गया है और इधर दिया गया है उपस्थिति। और उपस्थिति किस प्रकार दिखाया गया है, उपस्थिति में देखिए दर्शाया गया है एक चित्र के द्वारा, एक स्माइली बनाया गया है यहाँ पे। देखिए उपस्थिति के लिए एक स्माइली दर्शाया गया है और स्माइली का मतलब हो जाता है यहाँ पे 10 छात्र। और सोमवार में मैं स्माइलियों की संख्या आपको बता दे रहा हूँ। सोमवार में देखिए 4 4 8 और 10 स्माइली बनाए गए हैं। 10 स्माइली मतलब 100 छात्र। और इसी तरीके से मंगलवार में स्माइली की जो संख्या है वो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे बुधवार में जो है वह 5 है, बृहस्पतिवार में जो है वह 6 है और शुक्रवार में जो है वह 8 है और शनिवार में जो है वह 3 है। ठीक है, ये छात्रों की नहीं स्माइलियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 10 स्माइली बनी हुई है और यहाँ पे इस तरीके से आपका, इसको अगर आप देख पाए यहाँ पे ये चित्र जो है वह बना हुआ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये चित्र है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये चित्र है। तो इस तरीके से तब इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देखना है। प्रश्नों को समझिए। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो मंगलवार के सामने 7 स्माइली बनी हुई है, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 गुणे 10 यानी कि 70 छात्र जो थे वह मंगलवार को उपस्थित थे। ये आपका पहला उत्तर हो गया। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, आपको दिया गया कि एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थी वाली एक कक्षा, एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, उनकी हफ्ते के दिनों में कितनी उपस्थिति है। तो आप देखेंगे कि पूरी उपस्थिति किस दिन होगी, जिस दिन 100 के 100 बच्चे आए होंगे। और ये किस दिन हुआ है, ये हुआ है सोमवार को। ठीक है, यहाँ पे 10 स्माइली बनी हुई है तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 यानी कि 100, यानी कि टोटल 100 बच्चे जो आए हैं वह हमारे सोमवार को आए हैं, मंडे के दिन आए हैं। इसके बाद देखिए किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित रहे, तो यहाँ पे स्माइलियों की संख्या देखिए तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितने छात्र उपस्थित रहे, सबसे कम बस पूछा है किस दिन आए हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा शनिवार को। ठीक है, शिक्षार्थी उपस्थित रहे तो यहाँ पे
ये आपका उत्तर हो गया शनिवार। और देखिए शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित रहे, तो शुक्रवार को शिक्षार्थियों की उपस्थिति 8 × 10 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख करके उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न था, आपके लिए सभी प्रश्न इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है एक बार। ठीक है, जिससे आप प्रश्नों से फेमिलियर हो सकें। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 58 है, 3254.7 सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलिए। अब देखिए यहाँ पे दो नई यूनिट्स आपके लिए, आपने किलोग्राम तो सुना है, ग्राम सुना हुआ है, लेकिन आपने ये भी सुना है, लेकिन एग्जैक्ट आपको अब सेंटीमीटर जैसे आप सुनते हैं तो सेंटीमीटर, वैसे ही ये सेंटीग्राम है। जैसे मीटर में लंबाई नापने में 1 मीटर आपको पता है और 1 सेंटीमीटर आपको पता है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है। तो वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी होता है, किलोग्राम में भार में भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ग्राम से छोटा, ग्राम को 100 गुना अगर आप छोटा कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे सेंटीग्राम में। और फिर अगर आप इसी को 100 ग्राम को 100 गुना बढ़ा देंगे तो हेक्टोग्राम में पहुंच जाएंगे। मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आप समझते हैं ग्राम, ठीक, ये ग्राम होता है, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, ये इसको बढ़ाएंगे आप ग्राम को तो ये डेकाग्राम में जाता है। ग्राम को 10 गुना बढ़ा देंगे तो ये डेका ग्राम हो जाएगा, और फिर इसको 10 गुना बढ़ा देंगे तो ये हेक्टोग्राम पहुंच जाता है। ग्राम को 10 गुना और बढ़ा देंगे तो हेक्टोग्राम हो जाता है। डेकाग्राम से 10 गुना और बढ़ाएंगे तो हेक्टोग्राम, और 10 गुना और बढ़ा देंगे हेक्टोग्राम को तो ये किलोग्राम हो जाता है। किलोग्राम, जिसे आप केजी कहते हैं। ठीक है, ये तो जनरली उपयोग हम डेली करते ही हैं। और ग्राम से अगर ग्राम को 10 गुना कम कर दें तो जैसे यहाँ डेका है, वहां यहाँ पे होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम। और फिर इसी को 10 गुना और कम कर दिया जाए डेसीग्राम को तो ये क्या, अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, सेंटीग्राम में पहुंच जाता है, सेंटीग्राम। तो यहां पे अब समझ पा रहे होंगे आप कि ग्राम से 10 गुना छोटा डेसीग्राम, फिर डेसीग्राम से 10 गुना छोटा सेंटीग्राम। ठीक, तो यहां से अब देखिए हमको सेंटीग्राम से हेक्टोग्राम में बदलना है। हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 3254.7 सेंटीग्राम। ठीक, सेंटीग्राम दिया है और हमको किस में लिखना है, हमको हेक्टोग्राम में आना है, हमको हेक्टोग्राम में आना है। अब देखिए छोटी इकाई दी गई है और हमको बड़ी इकाई में लिखना है। अब बड़ी इकाई से, अब सेंटीग्राम से अगर डेसीग्राम में आना होता तो हम 10 से भाग कर देते तो हम पहुंच जाते, फिर डेसीग्राम से ग्राम में आते हैं तो फिर 10 से भाग करते, फिर ग्राम से डेकाग्राम में आते, फिर 10 से भाग करते, फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में आना होता तो फिर 10 से भाग करते। तो देखिए 10 का भाग 4 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3254.7 में 10 का 4 बार भाग जाएगा, या सीधे सीधे समझ लीजिए कि 10,000 का भाग जाएगा। तो 10,000 का जब भाग जाएगा, 1 के आगे 4 शून्य, तो 0.4 अंक खिसकेगा, 4 अंक खिसकेगा तो कहां आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 3 के आगे लग जाएगा तो 0.3254 ये आपका किसमें हो जाएगा, ये आपका जो सेंटीग्राम में था वह आपका हेक्टोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेक्टोग्राम में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस यूनिट्स का खेल है, एक दूसरे में बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप मीटर सेंटीमीटर में बदलते हो वैसे यहाँ पे भी आप ये तो जनरली ही बदलते हैं हम लोग। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो ये तो हम बराबर ही करते हैं, या ग्राम में दिया होता है, किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप समझिए कि आपको
सेंटीग्राम में दिया था और आपको हेक्टोग्राम में आना था। तो आप क्या करेंगे, 10,000 से भाग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 59 है, किसी जिले की 4 तहसीलों ए बी सी डी की जनसंख्या क्रमशः 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख है। इसे वृत्तारेख पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। पाई चार्ट का एक प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी देखा था और बहुत ही अच्छे ढंग से पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है और किसी गणना में जिस गणना का, जैसे ए है, ए का जितना भाग होता है ए यहाँ पे उतना ही दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी हम देखेंगे कि ए कितना भाग एक वृत्त में पाएगा और ये कितना भाग पाएगा ये अंश माप पे निर्भर करता है। ये उसका तो कितना वो है किसी मात्रा में, इस पे निर्भर करता है और उसी मात्रा को हम लोग अंश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे जो है हमको पाई ग्राफ में उसको कितनी जगह देनी है ये हमको मालूम चल जाता है। अब देखिए ए जो है, ए तहसील में जनसंख्या कितनी है, 3.50 लाख। ठीक, और बी में कितनी है, बी का देख लीजिए, बी का है 2 लाख, बी का है 2 लाख और उसके बाद सी का है 2.5 लाख, 2.50 लाख और इसके बाद डी का है 4 लाख, डी का है 4 लाख। अब कुल जोड़ लीजिए, कुल कितनी जनसंख्या है जिले में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 1 और 3 ये हो जाएगा 4 और 4 और 2 6, 6 2 8 और 8 और 4 12, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है 12 लाख। देखिए 3.5 लाख और ये 5.5 लाख और ये 6 और 2 8 और 4 12, 12 लाख जो है वह कुल जनसंख्या है जिले की। अब इसको हमको दिखाना है पाई ग्राफ के द्वारा। अब कुल जब हमको 12 पता चल गया तो 12 का कितना भाग 3.5 लाख है यह तो हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल लेंगे, 3.5 लाख को अंश में रख देंगे और बटे में 12 को रख देंगे। ठीक, ये हो गया कितना भाग है। अब इस भाग को हम लोग अगर कोण में परिवर्तित करना चाहें, क्योंकि हमको पूरे को इस इतने भाग को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 360 डिग्री पे। एक बिंदु, एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, वृत्त में 360 अंश का, तो इसलिए 360 अंश पे देखेंगे कि यह कितना अंश कवर करेगा। तो 360 अंश से गुणा कर दीजिए और 12 3 36 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 3.5 का गुणा 30 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणे 3 और 35 गुणे 3 आप निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 105। 105 अंश जो है वह ए कवर करेगा। इसके बाद देखिए 2 लाख कितना भाग है, तो 2/12 और गुणे 360, तो ये 12 से कट जाएगा 360 30 बार में और इसके बाद फिर 2 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60 अंश, 60 डिग्री जो है यह कवर करेगा। अब 2.5 लाख को देख लेते हैं, 2.5/12 गुणे 360 अंश, 12 से काटिए 30 बार में कटा और फिर 30 दूनी 60 और आधा 75 अंश, ये हो गया आपका 75 अंश। और ये 4 लाख जो पार्ट है ये 4/12 गुणे 360 अंश, 360 को काटिए 30, ये आ जाएगा 120 अंश। 120 अंश आ गया, यानी कि ये आपका देखिए 105 और 60, 165 और 75, 170 और 70 कितना हो गया 240 और 120, 360 अंश देखिए कुल हमको मिल गया। इसी को दर्शा देना हमको वृत्त पे। देखिए वृत्त पे इस तरीके से दर्शा देंगे, ये एक वृत्त बना लिया हमने। अब ए को दर्शाइए, ए देखिए 105 अंश है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप दर्शा दीजिए। ऐसे 90 होता, 90 से
15 डिग्री ज्यादा ये आपका ए हो जाएगा। 105 अंश ये आपका ए हो गया। ठीक, इसके बाद 60 अंश दर्शा दीजिए तो 105 ये पूरा 180 होता। ठीक, अगर सीधी लाइन जाती और 60 अंश और हमको ले जाना है यानी कि 165 डिग्री तक, यानी कि ये कहीं आपका 60 अंश जो है ये बी हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका 75 अंश है और 120 अंश है, तो 75 अंश यहां से ले जाना है तो ये लगभग हो जाएगा 75 अंश, 75 अंश सी, और ये जो बचा हुआ भाग है 120 अंश ये आपका हो गया डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पाई ग्राफ बन गया। ए बी सी डी जनसंख्या को हमको पाई ग्राफ के द्वारा हमने निरूपित कर दिया, यही हमको करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको बस देख लेना है कुल जनसंख्या कितनी है और एक जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना भाग है ये हमने निकाल लिया। फिर गुणा करेंगे 360 अंश से तो वह भाग इस वृत्त पे कितना अंश कवर करेगा यह निकल आएगा, और वही निकालने के बाद हम दर्शा सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये कर लोगे आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 45 गुना है। यदि उनके लासापा तथा मासापा का योग 1150 तथा दोनों में से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो संख्याओं के लासापा और मासापा में संबंध दिया गया है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इनके लासापा और मासापा का योग इतना है, और दो संख्याएं जिनका लासापा और मासापा का बात हो रहा है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लघु और महत्तम समापवर्त, इसका आपको एक संख्या जो है वह 125 दिया गया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, जैसे जैसे आपको प्रश्न दिया गया वैसे वैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 45 गुना है। ठीक है, तो संख्याओं का लासापा यहां से आप लिख सकते हैं लासापा बराबर 45 गुणे 45 गुना है किसके, मासापा का, यानी कि 45 गुणे, यानी कि मासापा में अगर हम गुणा कर दें 45 से तो वह बराबर हो जाएगा लासापा के। ये पहला हमने यहां से नियम बना लिया। ठीक है, पहला ये समीकरण टाइप का आप समझ लीजिए, ये हमने मासापा बना लिया। अब इसके बाद देखिए ये पहला हमारा समीकरण बन गया, लासापा बराबर 45 गुणे मासापा, यानी कि मासापा का अगर 45 गुना कर दें तो वह बराबर हो जाएगा किसके, लासापा के। इसके बाद यदि उसके लासापा और मासापा का योग 1150 है तथा दोनों में से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद क्या बोला कि लासापा तथा मासापा का योग जो है वह 1150 है, यानी कि ये हो गया लासापा धन मासापा बराबर किसके है, बराबर है 1150, 1150 के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो चीजें यहां पे हमको पता चल गई, ये दो चीजें हमको पता है, तो यहां से हम देखिए एक चीज निकाल सकते हैं कोई, कैसे, अब लासापा की जगह देखिए हम 45 गुणे मासापा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 गुणे मासापा, क्योंकि लासापा जो है वह 45 गुणे मासापा के बराबर है, तो ये हो गया 1150। अब ये देखिए मासापा अगर हम कॉमन ले लें, मासापा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में देखिए बचेगा, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, धन 1 बटे 1150। अब ये हो गया मासापा और ये 45 धन 1 कितना हो जाएगा 46, यानी कि गुणे 46 बराबर 1150।
और यहां से मासप बराबर कितना हो जाएगा 1150/46। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा, क्या 4 से कटेगा? नहीं, 4 से नहीं कट रहा है। इसके बाद देख लीजिए किसी संख्या से ये कटेगा क्या, तो 2 से ही पहले काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 2 और 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और फिर 1 और ये 7, और 7 के बाद ये 575/23। इसके बाद देखिए 23 से काटते हैं 575 को, तो 23 दूनी 46 और बचेगा 11, और 11 और 5 115 हो जाएगा। ये 115 और 23 25 115 होता है, तो ये कितना आ गया 25। यानी कि मासापा का जो मान हो गया वह कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, अब यहां से मासापा का हमको मान मिल गया कितना 25। ठीक, मासापा की वैल्यू 25 मिल गई। अब यहां से हमको देखिए लासापा की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 45 गुणे 25 करके। अब जब हमको मासापा मिल गया तो हम लासापा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये है 45 गुना मासापा के, तो निकाल लीजिए 25 25 125 और 12 और 25 चौक 100 और 12 112, तो ये कितना आ गया 1125। 45 गुना। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, इसके बाद हमको दूसरी संख्या, पहली संख्या का मान हमको दिया गया है। पहली संख्या, अगर एक संख्या इसमें से 125 हो तो दूसरी का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मासापा और लासापा के गुणनफल के बराबर। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासापा गुणे मासापा। ठीक, अब पहली संख्या हमारी कितनी है 125 है, दूसरी संख्या का हमको मान निकालना है। ये बराबर हो जाएगा लासापा कितना है 1125 गुणे मासापा कितना हमने निकाला है 25। अब यहां से दूसरी संख्या का मान निकालिए। दूसरी जो संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 1125 गुणे 25 और बटे में 125। 125 को काटिए 25 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1125 बटे 5। फिर 5 से काटेंगे तो 2 बार में पहले जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 225। 225 बार में यह बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको दूसरी संख्या जो मिल जाएगी वह 225 मिल जाएगी 225। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत भरपूर दिया है। इंफॉर्मेशन इतना दे दिया गया है कि आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने, एक बार देख लीजिए, आपका उत्तर मैच कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या 61 है, 1872, 1584 तथा 336 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मासा निकालना है हमको तीन संख्याओं का, 72, 15, 84, 336। ठीक, अब यहाँ पे दो विधियां हमारे पास आती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख लेते हैं, और दूसरी विधि में हम क्या करते हैं भाग करते हैं एक एक करके। देखिए जैसे सबसे छोटी संख्या जो है 336, इससे हम भाग कर देंगे उससे बड़ी जो संख्या होगी 1584 में। ठीक,
पहले इन दोनों का मासा निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का जो मासा आएगा उससे और इस संख्या का, तीसरी संख्या का मासा निकाल लेंगे। तो देखिए ये लगभग 1500 है, ये लगभग 300 माने तो 5 बार चला जाता है। 300 से 5 बार में 1500 कट जाता है, लेकिन यहाँ 300 से कुछ ज्यादा संख्या है तो ये 5 बार तो नहीं 4 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से गुणा कर लीजिए। 4 छक 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, और फिर हासिल लगा 1, फिर 4 तिया 12, 1 13, 1344 आ जाएगा। और ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 240 बच गया 4 बार ले जाने के बाद। अब इसके बाद देखिए 240 ये बच गया, तो अब ये जो रिमाइंडर होता है, ठीक, ये तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे जो शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। और अब ये 240 से हम भाग देंगे किसमें, इससे पहले जो भाजक था यानी कि 336 में। 336 में भाग करिए, ठीक, 336 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा ये 240, और ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 24, घटा लेंगे तो 9 बच जाएगा 96। अब ये 96 आ गया, 96 शेषफल आ गया। अब ये 96 शेषफल कब आया, जब हम 240 से भाग दे रहे थे, तो अब 240 में भाग जाएगा 96 का। 240 में भाग दीजिए 96 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 और 192। अब घटा लीजिए तो कितना बचेगा, ये 8 और 4, 48 बच गया। अब फिर 48 से भाग कर दीजिए 96 में, 48 से भाग करेंगे 96 में तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहां से आपको 48 जो है वह इनका मासा मिल गया। ठीक है, 336 और 1584 का जो मासा हो जाएगा ये लास्ट में, जिससे जो है यहाँ पे शेषफल 0 हो जाए, पूरा भाग चला जाए, वही जो हो जाएगा मासा। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं 1584 और 336 का मासा जो हो जाएगा वह हो गया 48। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 48 जो मासा आया है उसका और 1872 का मासा निकालेंगे। ठीक है, का मासा निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48 से देखिए भाग करेंगे 1872 में, तो देखिए 187 है, 187 में ये 3 बार जाएगा तो 50 का, क्योंकि 150 होता है तो ये 3 बार आराम से चला जाएगा। अब देखिए 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगा 2, और 3 चौक 12 और 2 14, 144 ये हो गया। अब घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, 43, और ये 2 यहां नीचे उतर जाएगा तो 432 हो जाएगा। अब इसके बाद 432 देखिए दहाइम 480 होता है तो ये लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 से देखिए गुणा कर लीजिए, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगा 7, और 9 चौक 36, और 7 कितना हो जाएगा 43, तो ये 432 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे ये 48 से ही पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि 48 जो हो जाएगा ये इनका भी अभीष्ट मासा हो जाएगा। इनका जो मासा हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, यानी कि पहली दो संख्याओं का मासा 48 आ गया और बाद की इनका मासा भी 48 आ गया, यानी कि इन तीनों का जो मासा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाग विधि से आपने मासा निकाल लिया, 48 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर 40 मीटर है, इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब देखिए सीधे सीधे आपको एक आयत दिया है और आयत की जो लंबाई है वह बताया है 110 मीटर है और जो चौड़ाई है वह 40 मीटर है। ठीक, अब चारों ओर जब तार लगेगा तो समझिए क्या होगा, ये ए बिंदु है, ए से बी तक लंबाई चलेंगे, फिर चौड़ाई चलेंगे, फिर लंबाई चलेंगे, फिर चौड़ाई चलेंगे, यानी आयत के परिमाप के बराबर जो है वह तार लगेगा। तो आयत का परिमाप ये बराबर होता है 2 गुणे
लंबाई धन चौड़ाई की। ठीक, तो यही निकाल लीजिए। 2 गुणे लंबाई कितनी है 110 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। तो 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, पहले ये जोड़ कर लीजिए उसके बाद गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी तार जो लगेगा, कितने मीटर तार लगेगा 300 मीटर तार जो है वो यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 2, 3, 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। अब 3 अंकों की सबसे पहले कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है वह 2, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। अब सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप देखिए कि 2, 3 और 7 का लासा आप ले लीजिए, लासा निकाल लीजिए। ये हम क्यों निकालेंगे ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 2, 3, 7 ये तीनों ही क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका बस आपस में गुणा कर लीजिए, आपको लासा मिल जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 ये कितना हो जाएगा 2, 3, 6 और 6 सत्ते 42। तो ये 42 हो गया। अब ये 42 आ गया। अब इसके बाद आप समझिए कि आपसे क्या कह रहा है कि 3 अंकों से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। ठीक, अब इसको आगे कैसे लेके बढ़ेंगे, इसको आगे देखिए इस तरीके से। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप सोचिए क्या होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लिख लीजिए, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है आप लिखते हैं 1 और जो शेष बची हुई संख्या 2 संख्या और बच गई तो उसको लिख देते हैं 0। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 100 हो गई। अब ये समझिए कि आपको 42 ये जो 42 मिला है इसी से आप पूरा खेल कर पाओगे। देखिए 42 जो होगा वह 2 से 3 से और 7 से पूरा कटेगा। और इसी तरीके से अगर 42 को हम दूना कर दें यानी 42 का पहाड़ा हम पढ़ें तो ये 4 और 8 84 भी जो होगा वह 2, 3 और 7 से पूरा कटेगा। क्योंकि 42 कट रहा है, 42 एक तरीके से इन तीनों का फैक्टर है, इन तीनों से पूरा विभाजित हो रहा है। तो इस 42 का जो दूना होगा वो भी कटेगा और इस 42 का जो तिगुना होगा वो भी कटेगा। यानी कि 3 से गुणा कर लीजिए 6 और 12 126 जो होगा यह भी पूरा जो है वह विभाजित होगा 2, 3 और 7 से। ठीक, और ये देखिए यहां तक केवल 2 संख्याएं थी। अब यहां पे आपको 3 अंकों की संख्या मिल गई यानी कि 126 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3 और 7 से पूरा विभाजित हो रही है। ठीक, अब इसकी जस्ट अगली संख्या अगर हम देखें 226 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 227 जो होगा वह इसमें 227 में आप 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे और 7 से भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में आपको क्या होगा एक शेष मिलेगा। एक शेष जो है वह आपको मिलेगा। तो 127 वह संख्या होगी छोटी से छोटी जो 2, 3 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका आप देख लीजिएगा इस तरीके से कि 2, 3 और 7 का आप लासा निकाल लेंगे 42 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो हो जाएगी वह लिख देंगे आप 100 और इसके बाद आप लिखेंगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3 और 7 से कटती है उसको आप लिखेंगे 126 और उसके बाद लिखेंगे वह छोटी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक शेष बचे। तो इसी 126 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 127। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 3 व 10 सही 1/2 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो अब देखिए इन संख्याओं को हम भिन्न संख्याओं में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न का लासा यहाँ पे हमको निकालना है। ये समझिए 21/2। अब का लासा, इन संख्याओं का लासा हमको निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इनके अंश में जो संख्याएं हैं, जैसे 9, 3 और 21 का लासा, अंशों का लासा यानी कि 9, 3 और 21 का लासा और हरों का मासा। हर में क्या है, 2, 1, 2, 2, 1, 2 का मासा, यही होता है। भिन्नों का आपको अगर लासा निकालना है तो उनके अंशों का लासा निकाल लेते हैं और बटे हरों का मासा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 9, 3 और 21 का लासा हम निकालेंगे, 9, 3 और 21। अब देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 3 को, तो 3 अभाज्य है तो ऐसे ही लिख देंगे, और 21 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 7। ठीक, तो यहाँ पे लासा जब लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, लासा जो आ जाएगा वह 3 2 बार आया और 1 बार 7 आया, 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63, 63 और फिर 2, 1, 2 का मासा अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, फिर 2 को 2 लिखेंगे, तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो मासा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1, तो ये आ जाएगा मासा 1 यानी कि 63/1, यानी कि जो लासा आ जाएगा इन भिन्नों का वह आ जाएगा 63, 63। ठीक, तो आसानी से इस तरीके से निकाल लोगे आप, तो ये मिल गया आपको 63 इनका लासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक आप प्रश्न संख्या 63 तक समझ गए, उम्मीद 64 तक समझ गए। उम्मीद है कि यहां तक सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में, आसान मेथड से, इस तरीके से प्रेजेंटेबल मैनर में लोग चीजों को समझ पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं और अच्छे से उनकी तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरीके से अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो बचे हुए प्रश्न है अगले क्लास में हम खत्म कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, और लघुत्तरीय प्रश्न सभी खत्म हो जाएंगे आपके। तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि पूरा राजन सीरीज आपका, और पीछे दिया रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहले मैं सॉल्व करा चुका हूं, और एक बार आप बोलेंगे तो एक बार और सॉल्व करा दूंगा इस तरीके से बोर्ड पे। ठीक है, तो आपका पूरा जो राजन सीरीज है वह मैंने सॉल्व करा दिया। इसके बाद कौन सीरीज में जो चीजें बची हैं वो भी हम कर लेंगे, और पहले भी मैं करा चुका हूं। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आएगा, उतने कम समय में आप पेपर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।